Olivicherry, a system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance at the human body, the sensory system of and electrohomeopathic system of medicine. Part 16. Welcome all participants and attendants. The sensory system and the electrohomeopathic system of medicine. The human sensory system. The sensory system is the body network for the receiving, transmitting, and interpreting information from the internal and external environment. It enables up to the experience touch, pain, temperature, pressure, vibrant. Vibration, body position, vision, hearing, taste, smell, and balance. These sensations are detected by the specialized receptors and carriers to the brain through the peripheral central nervous system. यहाँ पर सेंसरी नर्व्स के बारे में है आज का क्लास है और इस पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का क्या असर होता है। सेंसरी सिस्टम जो बॉडी का नेट नेटवर्क है उसको उसके ज़रिए जो है रिसीव होती है वो मैसेजेस जो हमारी बॉडी के अंदर या बाहर एक्सटर्नल या इंटरनल कोई भी चेंजेस होता है या किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जो ट्रांसमिट करके हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजते हैं कि हम किस तरीके के माहौल में हैं या हमारे बॉडी के बाहर या बॉडी के साथ किस तरीके का व्यवहार या बिहेवियर हो रहा है। और ये एक दूसरे के जो सूचना आदान प्रदान करने का जो प्रक्रिया है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बाहर अगर ठंडक है तो एहसास होता है ठंडक है, गर्मी है तो गर्मी का एहसास होगा। ये हमारी जो फीलिंग होती है ये नर्वस सिस्टम के ज़रिए सेंसरी नर्व ज़रिए होती है और ये जब ऑन होता है हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से टच करती है या कोई टच करता है तो हमें एहसास होता है। और ये अगर सिस्टम अगर एब्सेंस है बॉडी के अंदर चाहे वो कोई हीट वाली चीज़ हो, गर्म चीज़ हो, प्रेस लग जाए या कोई खाना बना रहा है, गरम जो यूटेंसिल्स है, बर्तन है, उसे हाथ से टच हो जाए, तो उसे एहसास नहीं होता है कि हम में गरम चीज़ कोई चीज़ लग रही है। ऐसे कुछ केसेस में देखे गए हैं कि पूरे-पूरे हाथ जल जाते हैं, उँगलियाँ जल जाती हैं, लेकिन ज़रा भी एहसास नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, सेंस जो होता है, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी नर्व्स के जो फंक्शंस हैं, वो पूरी तरह से एब्सेंस हो जाते हैं। पेन भी इसी तरीके का एहसास है, टेम्परेचर भी एहसास है, जो सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमें महसूस होता है। प्रेशर हमारी बॉडी पे जो पड़ता है या प्रेशर हमारे अंदर जो डेवलप होता है, ये भी सेंसरी नर्व्स की देन है। वाइब्रेशन हमारी बॉडी में जो कंपन होता है, ये भी सेंसरी नर्व्स की देन है। बॉडी पोजीशन जो हमारी मेंटेन करती है, जिस हिसाब से हम खड़े होते हैं, चलते हैं, बैलेंस बनाते हैं, ये भी हमारी सेंसरी नर्व्स के ज़रिए होता है। विज़न जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी आकृति, उसके कलर को पहचान सकते हैं, ये भी सेंसरी नर्व्स के ज़रिए होता है और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इस कलर का है। कोई आवाज़ देता है या कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो उस म्यूज़िक की पूरी तरीके से हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इसमें किस तरीके की म्यूज़िक बज रही है, अच्छी है म्यूज़िक, ख़राब म्यूज़िक है, किसी का शोर है या कोई डाँट रहा है या कोई बुला रहा है, ये सारी हेयरिंग पावर से होता है। और ये भी जो होता है, ये सेंसरी नर्व्स के ज़रिए होता है। टेस्ट स्वाद का ना ज़बान पे अगर स्वाद नहीं है तो ये भी जो है डिपेंड करता है। ये भी जो है डिपेंड करता है। एक मिनट, ये जो है ये भी जो टेस्ट है, स्मेल है, ये भी डिपेंड करता है हमारा सेंस के ज़रिए। अगर स्मेल बैड है तो पता चलेगा
बैड स्मेल आ रही है, स्मेल अच्छी है, परफ्यूम की है तो एहसास होगा परफ्यूम की स्मेल है, हम कह सकते हैं कि इस टाइप की स्मेल्स मुझे महसूस। एंड बैलेंस, और हमारा जो बैलेंस है बॉडी का, वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू है। अगर सेंसरी नर्व्स हमारी किसी वक्त एब्सेंस हो जाती है या किसी तरीके की इफेक्टिव होती है तो हम गिर पड़ते हैं। दीज सेंसेशन और डिटेक्ट बाय द स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर, और ये जो सेंसेशन हमारे महसूस होते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं या हमारी बॉडी जो है उसे महसूस करती है, ये एक ख़ास रिसेप्टर के थ्रू ही होता है। एंड कैरी टू द ब्रेन थ्रू द पेरिफेरल एंड सेंट्रल। और ये जो सिग्नल्स हैं ये ब्रेन तक पहुंचाते हैं और पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जिसके ज़रिए हमारी सारी जो एक्टिविटीज़ है बॉडी की होती रहती है। अक्सर देखा होगा पैरालाइज हो जाता है, फालिज मार जाता है, जिसे लकवा भी कहते हैं हिंदी में, लकवा मार गया। तो उसकी जगह पे अगर ज़बान का हो गया, ज़बान से बोलने की ताकत चली जाती है, मुंह का हो गया अगर बोलने की ताकत चली जाती है। कई बार ठंडक की वजह से सुनने की भी कैपेसिटी चली जाती है, हेयरिंग लॉस हो जाता है। ये सारा जो होता है, ये रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर जिन्हें मिलने वाले सिग्नल्स हैं वो एब्सेंस हो जाए तो ये ब्रेन के अंदर किसी तरीके का एक्सीडेंटल है या इन्वायरमेंटल है या बाय द प्रेशर है, कोई हैमरेज है या हीट है, स्ट्रोक है, तो इसके वजह से हमारे ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं, जिस एरिया के अंदर भी चेंजेस आते हैं, उसी तरीके की हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग महसूस होती है और एब्सेंस हो जाती है कंडीशन। या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ओके। आ जाते हैं मेन कंपोनेंट्स, इनके जो ख़ास जो कंपोनेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जिसे कह सकते हैं बॉडी के अंदर जो हैं, जो कंपोनेंट्स काम करते हैं। पहला है सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसमें माइक्रो रिसेप्टर, मैक्रोन रिसेप्टर्स है जिसे टच, प्रेशर और वाइब्रेशन महसूस होता है। थर्मो रिसेप्टर जिससे हीट और कोल्ड महसूस होता है। और नाइसो रिसेप्टर, नॉइस रिसेप्टर्स जिसे पेन का एहसास होता है। फोटो रिसेप्टर्स जिससे हम विज़न का एहसास करते हैं। केमो रिसेप्टर जिससे हम टेस्ट और स्मेल का एहसास करते हैं। और प्रो प्रायो सेप्टर्स, इससे हम रिसेप्टर्स जो हैं, इससे पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स को बैलेंस बनाने में यूज़ होता है। आगे है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। ये जो पेरिफेरल नर्वस हैं, ये कैरी करती है सेंस को, और ये रिसेप्टर के थ्रू स्पाइनल कार्ड को से होते हुए ये ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करती है। सेकंड आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो एक्ट करती है फर्स्ट रिले स्टेशन सेंसरी इंफॉर्मेशन। स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी फर्स्ट रिले स्टेशन, जिसे रिलीज करती है सेंस को और सेंसरी नर्व्स को, जो इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में जो हमें मिल रही है। ब्रेन ये तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें थैलमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रोसेस एंड इंटरप्रेट। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है प्रोसेस करता है इंटरप्रेटेड सेंसरी सिग्नल्स को, और सेंसरी जो सिग्नल्स है उसको रिपीट करता है एंड अलाउ द कॉन्शियस परसेप्शन। और ये उसी हिसाब से हमारी बॉडी में फैसले लेने की फैसले लेने को डिसाइड करता है। किस तरीके से होता है, थैलमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू। ओके। ब्रेन ब्रेन एक पूरा स्ट्रक्चर है। द थैलमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रोसेस एंड इंटरप्रेटेड सेंसरी सिग्नल्स अलाउइंग द कॉन्शियस एंड प्रीसेप्शन। ये जो ब्रेन है हमारे बॉडी के थैलमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के जरिए जो है हमारे पूरी बॉडी के को सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, और पूरी बॉडी को अपने अलाउइंग करता है, मतलब परमिशन देता है, जो बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अगर ये फ़ेल हो जाए तो हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर सकता, और डेथ की कंडीशन में हमारा ब्रेन जब काम करना बंद कर देता है तभी ये माना जाता है कि पूरी तरह से डेथ हो चुकी है। अगर ब्रेन अगर डेथ होता है तो उसके वजह से हमारी पूरी बॉडी निटाल हो जाती है, पड़ जाती है,
और अक्सर माना जाता है ब्रेन और कार्ड हार्ट, ये दोनों के ही अगर बैलेंस बिगड़ गए और दोनों एक साथ एब्सेंस हो गए, तभी डेथ पाई जाती है। जबकि कभी-कभी ये देखा गया है कि ब्रेन जो देर से डेथ होती है, पहले कार्डियक डेथ होती है। इसमें एक अभी कन्फ्यूज़न है, आगे और भी क्लियर्स रिसर्च होंगे आगे। फंक्शन ऑफ द सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये इसके जो फंक्शन सेंसरी सिस्टम के, वो डिटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट चेंजेस के। इन्वायरमेंट जैसे कि गर्मी बढ़ गई या ठंडक बढ़ गई या बारिश हो गई, तो ये हमारी बॉडी को एहसास दिलाते हैं कि अब ये चेंजेस हो रहे हैं या होने वाले हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल स्टिमुल, और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, तो आप गर्मी में नहीं जाओगे, गर्म चीज़ हाथ हाथ को टच के फर्श से वहाँ से हाथ को हटा लेंगे। आँखों पे कोई चीज़ प्रेशर के साथ आ रही है, आपकी आँखें फट से बंद हो जाएंगी। तो इस तरीके से क्या है कि अच्छा, स्मेल पावर भी इसी से आता है। स्मेल पावर आ रहा है, किसी गलत चीज़ को आप खा नहीं सकते, तो ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, और ये जो है मेंटेन करते हैं बैलेंस को और कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी के सारे सिस्टम को एक साथ चलने पे मदद करते हैं। हेल्प रेगुलेट रिफ्लेक्स, और ये रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी जो भी महसूस करती है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करने की। जैसे कि ठंडक है, ठंडक में हमारी बॉडी ठंडक के थ्रू काम करती है, बॉडी के हीट बढ़ा देती है। गर्मी में हमारी बॉडी बस स्वेटिंग लाती है, स्वेटिंग ला करके बॉडी के एक्सटर्नल टेम्परेचर से बॉडी के जो स्किन्स को हैं उन्हें सेफ रखने की कोशिश करती है। सपोर्ट लर्निंग मेमोरी, और ये सपोर्ट करते हैं सीखने में। जैसे बच्चा बड़ा होता है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता जाता है, और हम भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो ये क्या सपोर्ट करते हैं सीखने को, मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन है स्टोर करने को, एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। और इन चीज़ों को मेमोरी, और जैसे कि अभी हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रोम है, जिसमें हमें ये बताता है कि हमें उस स्टोर में जाना है, नहीं जाना है, या वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट्स के थ्रू इंटरैक्शन हमारी बॉडी करती है, हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस भी आते हैं, बॉडी उसी हिसाब से मेंटेन करती है टेम्परेचर, और हम भी उसी हिसाब से, अगर हमारे पास सेंस नहीं है तो हम किसी भी मौसम में फ्लड पानी भरा हुआ हो, उस कंडीशन में भी चले जाते हैं, और एहसास नहीं होगा तो हम डूब जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सपोर्ट करता है सीखने को, देखने को, समझने को, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है एक्टिविटीज़ करने को। सेंसरी सिस्टम्स इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। अब सेंसरी सिस्टम का जो रोल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का, वो यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, द नर्वस सिस्टम क्लोजली रिलेटेड टू द बैलेंस ऑफ ब्लड। और ये जो बहुत करीब से जो रिलेट करती है, संबंध रखती है ब्लड और लिम्फ के बैलेंस करों को। अगर हमारी सेंसरी नर्व्स प्रॉपर वे में नहीं कर पा रही है, तो हमारा ब्लड एंड लिम्फ इम्बैलेंस हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर हमारी सेंसरी नर्व्स, सेंसरी जो सिस्टम है, वो हमारे ब्लड एंड लिम्फ को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, बैलेंस में रखने का काम करते हैं। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो हमारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस राइज कर जाएगी। द थ्योरी ऑफ द प्रोसेस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड मे बी अफेक्ट नर्व फंक्शन, सेंसरी रिसेप्शन। अगर कभी हमारी नर्व्स डैमेज हो गई, और ख़ास करके जो जो प्रोस्पेक्टल डिस्ट्रीब्यूशंस है सेंस का हमारी बॉडी के अंदर, फ्लूइड को बैलेंस करता है। और अगर ये हमें किसी तरीके से इसमें किसी तरीके का भेद आ गया या किसी से प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो हमारी बॉडी का फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि पसीना बहुत ज़्यादा हुआ, अब पसीना हो रहा है, गर्मी हो रही है तो पसीना हो रहा है, बॉडी उसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना बहुत ज़्यादा निकाल रही है। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, बॉडी का जो बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स नॉर्मल रखते हैं। और अगर पूरी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का इम्बैलेंस हो गया, तो वो सेल्स ये ड्राई होने लगेंगे, लॉस होने लगेंगे। बॉडी में जितनी ज़रूरत टेम्परेचर की, उसी हिसाब से हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन के साथ साथ फ्लूइड्स की ज़रूरत है। फ्लू अक्सर देखा होगा, फ्लूइड्स की कमी की वजह से
पेशेंट में फ़ीवर भी आता है, हीट भी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में जब डीएनएस वगैरह से लगाया जाता है तो टेम्परेचर कंट्रोल आ जाता है। कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से भी टेम्परेचर आता है, कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर भी इम्बैलेंस हो जाता है। ओके। एंड द प्लांट ड्राइव द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रिपरेशन, और प्लांट्स के जरिए जो तैयार की गई है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, ये इंटर स्टोर करती है इंटेंट, ये हमारी बॉडी के जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करती है, वापस उसी कंडीशन में लाती है। और सेंस के थ्रू हमारे बॉडी के एलिमेंट्स को। दिस इज फ्रेमवर्क इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक, और ये जो फ्रेमवर्क है पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक का है। ओन थ्योरी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की, एंड इज नॉट इस्टेब्लिश, और ये इस्टेब्लिश नहीं हुई है बाय द मॉडर्न मेडिकल एविडेंस से। अभी तक ये लैब के अंदर किसी तरीके का प्रूफ नहीं हो पाया है, लेकिन क्योंकि मेडिसिन देने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इसको इसका इसका एक ट्रेडिशनल और फ्रेमवर्क माना गया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का। Electrohomeopathic practitioners traditional consider sensory distribution such as neurologia, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स ट्रीट करते हैं न्यूरोलॉजिया, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, रिड्यूस द सेंसेशन, पेरिफेरल नर्वस इरिटेशंस, और टू द एसोसिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेशन। ये सारे जो हैं जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक्स के ज़रिए ट्रीट किए जाते हैं। ट्रेडिशनल यूज़ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन, द फॉलोइंग ट्रेडिशनल यूज़ डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक लिटरेचर फॉर द नर्वस सिस्टम, और ये जो अ, इसका जो यूज़ है हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक लिटरेचर के ही थ्रू करते हैं, जहाँ पे हमें ये बताता है कि नर्वस सिस्टम अगर इम्बैलेंस हो रहा है या नर्वस सिस्टम किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, तो उस तरीके से हमारा यूज़ होता है, और यूज़ करके हम नर्वस सिस्टम को सपोर्ट देते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक बॉडी को सपोर्ट देने वाली मेडिसिन है। और उस सपोर्टिव जो मेडिसिन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में वो इस तरीके से है। फैब्रिफिको ग्रुप्स आता है जिसे हम सीरीज से जानते हैं। ये ट्रेडिशनल रिगार्ड द एक्टिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये जो हमारे जो पैथी की है ये नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली मेडिसिन है। यूज़ द प्रैक्टिशनर्स इन द न्यूरल वीकनेस, और इसके जो यूज़ किया जाता है प्रैक्टिशनर्स के ज़रिए, ये वीकनेस में यूज़ किया जाता है, नर्व इरिटेशंस के न्यूरल वीकनेस में यूज़ किया जाता है, नर्व इरिटेशंस के अंदर यूज़ किया जाता है, मस्कुलर वीकनेस में यूज़ किया जाता है, एंड सर्टेन क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। वाइट इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ की जाती है जिसे हम डब्ल्यू के नाम से जानते हैं। ट्रेडिशनल डिस्क्राइब, जो इसका पारंपरिक जो डिस्क्रिप्शन है वो जेनिटल नर्वाइन के लिए है। अदर्स है जिसका यूज़ है एक्सटर्नल ऑन नर्व पॉइंट्स पे, ये बाहर से नर्व पॉइंट पे लगाई जाती है, एंड इंटरनली बाय द सम प्रैक्टिशनर फॉर द न्यूरो पेन। और कभी कभी इसे हम तो अक्सर ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इंटरनल भी यूज़ करते हैं, तो न्यूरल पेन के लिए यूज़ करते हैं, या स्पाज़म के लिए यूज़ करते हैं, और नर्वस एक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम जी से जानते हैं। ट्रेडिशनली अप्लाइड एक्सटर्नल न्यूरोलॉजिया, ये बाहर से पेन के लिए यूज़ की जाती है। इन्फ्लोमेशन इन्फ्लामेटरी पेन के लिए सूजन पेन, सूजन जो है किसी तरीके की सूजन आई है उसमें पेन है तो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का। रोमेटिक डिस्कम्फर्ट में हम यूज़ करते हैं, जब रोमेटिक में हमारे जॉइंट्स लॉक कर जाते हैं या प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हैं तो एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके से बोन से रिलेटेड अगर कहीं पे कॉम्प्लिकेशन राइज कर रही है, पेन हो रहा है, तो हम जी का यूज़ करते हैं C4 के साथ। एंड सपोर्ट द वेनस सर्कुलेशन, और ये सपोर्ट करती है वेनस सर्कुलेशन को, वेनस ब्लीडिंग को कंट्रोल करती है। Red electricity traditional describe the stimulate of the circulation and nerve active selective and constitution। ये जो रेड इलेक्ट्रिसिटी है नर्व को स्टिमुलेट करने का काम करती है, नर्व के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करने का काम करती है, नर्व एक्टिविटी पर पूरी तरीके से कंट्रोल है। सेलेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बात है बॉडी के अंदर जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। जहाँ पर हमारी बॉडी निगेटिव की तरफ जाती है पॉजिटिव तरफ लाने की कोशिश करती है।
पॉजिटिव, हमारी बॉडी जब नेगेटिव वर्क कर रही हो तो उसे हम पॉजिटिव वर्क करने के लिए हम रेड इलेक्ट्रिसिटी का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ एक्सटर्नल के लिए ही है, लेकिन हम लोग इंटरनल भी यूज़ करने के लिए कहा जाता है, करते हैं। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बी से जानते हैं, ट्रेडिशनली यूज़ द क्लैमिंग नर्वस इरिटेशंस के लिए होता है। और एंड सर्कुलेटरी रेगुलेटरी डिसऑर्डर, किसी तरीके का अगर हमारी बॉडी के अंदर नर्वस इरिटेशंस हैं और सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, रेड इन्फ्लेमेशन है और या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग के अंदर जो है हम ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ये फ़ौरन जो है नर्व को क्लैमिंग करती है और इरिटेशंस को दूर करती है और फ़ौरन जो है ब्लड को कंट्रोल करती है और सर्कुलेशन को प्रॉपर रेगुलेट करती है। डिज़ायर अगर यहाँ पे ज़रूरत अगर है तो। स्क्रोफलोसो सीरीज़ की जो मेडिसिन है वो ट्रेडिशनली कंसीडर्ड है सपोर्ट द मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करती है, किया जाता है। एंड जनरल टिश्यूज़ न्यूट्रिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। स्क्रोफलोसो ग्रुप जो है मेटाबॉलिज्म और टिश्यूज़ न्यूट्रिशंस के लिए यूज़ की जाती है। ये दो चीज़ें याद रखिएगा। विच सम प्रैक्टिशनर एसोसिएट विद द नर्वस सिस्टम ऑफ हेल्थ। और इसे कुछ प्रैक्टिशनर्स इसे मानते हैं कि नर्वस सिस्टम के लिए एक ख़ास जो है सपोर्टिव मेडिसिन होती है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक नर्वस सिस्टम में जो यूज़ की जाती है जो मेडिसिनें, वो प्रॉपर में इस्टैब्लिश करने का काम करती हैं। री अ, री इस्टैब्लिशमेंट की तरफ काम करती हैं। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक्सटर्नल एप्लीकेशन, और ये जो मेडिसिन है ट्रेडिशनली इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की, वो हम एक्सटर्नल कहाँ का भी यूज़ करते हैं, वो इस तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैज द हिस्टोरिकल इंक्लूड अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी रेमेडीज एक्सटर्नली ओवर। और ये जो चला आया है पहले से, ये हम एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को स्पाइन पे इस्तेमाल यूज़ करते हैं, मेजर नर्व ट्रंक पे यूज़ करते हैं। और इसके लिए चार्ट भी प्रॉपर यूज़ किया गया है इलेक्ट्रोपैथिक बुक के अंदर। पेनफुल नर्व पैथवे पे यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्स और नर्व पॉइंट्स पे यूज़ किया जाता है। Reflex. The specific remedy select traditional based on the patient constitution and symptoms pattern rather than डायग्नोसिस अलोन। ये डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग यूज़ की जाते हैं, इसका सिलेक्शन होता है मेडिसिन का, और पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए और पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हम मेडिसिनों का सिलेक्शन करते हैं। इम्पॉर्टेंस मेडिकल नोट्स जो है इसका ये है कि द ह्यूमन सेंसरी सिस्टम इज़ वेल अंडरस्टूड थ्रू द मॉडर्न न्यूरोसाइंस एंड द मेडिसिन। वेल electromobility has the long history as an alternative practice. इट्स थ्योरी, ये जो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो न्यूरो साइंस है, जो ह्यूमन सेंसरी सिस्टम को न्यूरो साइंस के ज़रिए हम स्टडी करते हैं, और न्यूरो साइंस हमें बताती है कि किस तरीके की हमारी बॉडी काम करती है। और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन जो है बहुत वक्त से इसकी जो हिस्ट्री देखी गई है, ये यूज़ की जा रही है और हमें रिजल्ट भी दे रही है। द थ्योरी ऑफ द ट्रीटमेंट्स हैज़ नॉट बीन established एंड इफेक्टिव बाय द हाई क्वालिफाइड साइंटिफिक एविडेंस। अभी ये किसी लैब के अंदर साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल सका है। ये इसकी एक वजह भी है कि ये मेडिसिन लैब के अंदर किसी तरीके के चेंजेस नहीं लाती है, इंट्रासेलुलर चेंजेस लाती है, जिसमें लैब में जैसे कि केमिकल वाली मेडिसिनों का हम एविडेंस दे पाते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये मेडिसिन अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर, एंड इज़ द जनरली नॉट रिकग्नाइज एज द एविडेंस बेस्ड। और अभी ये एविडेंस बेस पे भी रिकग्नाइज नहीं है। जैसे क्लिनिकल ट्रायल होता है, पेशेंट को ट्रायल किया जाता है, उसके बाद इसका, लेकिन क्योंकि ये काम करती है और किसी की बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बॉडी के इंटरनल जाके काम करती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये मेडिसिन यूज़ की जा रही है। ये एक मेडिसिन ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल एंड लिटरेचरली ये मेडिसिन काम करती है। सिस्टम्स ऑफ ट्रीटिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, और ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम डिजीज़ को ट्रीट करती है। फॉर द परसिस्टेंस नंबर्स और ज़्यादातर वीकनेस, सीवियर पेन, लॉस ऑफ सेंस, जिसमें देखा गया है नमनेस में
देखा गया है वीकनेस में, सीवियर पेन के अंदर और लॉस ऑफ सेंसेशन के अंदर, सस्पेक्टेड नर्व डिसऑर्डर और एवोल्यूशंस बाय द क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल इज़ अ रिकमेंडेड। और ये जो क्वालिफाइड पेशेंट डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके ज़रिए जो है ये एवोल्यूट की जा रही है, इसका जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, और ये आज यहाँ तक पहुँच गई है कि 200 साल हो गया है और हम तक ये पैथी अभी उसी तरीके से बल्कि और डेवलप होती जा रही है। ये हमारा जो है चार्ट है, ये पूरा इसका डायग्राम के थ्रू बनाया गया है। ये आपके ग्रुप में डाल दिया गया है, आप वहाँ से इसको प्रिंट निकलवा लीजिएगा और अपने क्लिनिक में इस चार्ट को रख करके आप चाहें तो इसके थ्रू भी है प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है।